नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोफेसर डीसी की दुनिया में जहां मैं साहित्य को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करता हूं। आज मैं एक बेहद प्रसिद्ध और विचारशील कविता द पेट्रियट का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जो कि महान कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह एक हीरो की जिंदगी एक साल के अंदर बदल जाती है, जब एक समय लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और फिर अचानक से उसे नकार देते हैं। तो आइए इस कविता को सरल हिंदी में समझते हैं और इसके गहरे अर्थों को खोजते हैं। दोस्तों, अगर हम इस कविता की पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करें, यानी कि बैकग्राउंड, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की यह कविता द पैट्रियट हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि किस तरह से समाज का नजरिया और प्रशंसा पल भर में बदल सकता है। ये कवि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहते हैं जिसे पहले हीरो माना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे धोखेबाज समझा जाने लगा। कविता में कवि ये दिखाते हैं कि जो व्यक्ति कभी जनता का प्रिय था, वही अंत में सजा के लिए भीड़ द्वारा घृणा किया जाता था। यह हमें यह सिखाता है कि सार्वजनिक प्रशंसा कितनी अस्थायी और अनिश्चित हो सकती है। तो आइए अब हम इस कविता को एक एक पंक्ति के साथ सरल हिंदी में समझते हैं। स्टैंजा 1, लाइन 1। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे। इस पंक्ति का मतलब है रास्ते में हर जगह गुलाब बिछे हुए थे। जब यह व्यक्ति यानी कि देशभक्त जीत कर वापस लौटा तो उसके स्वागत में लोग उसके रास्ते में गुलाब बिछा रहे थे। यह दर्शाता है कि लोग उससे बहुत खुश थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। लाइन नंबर 2। विथ मिडल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। इस पंक्ति का मतलब है रास्ते में गुलाब के साथ साथ मिडल के फूल भी पागलों की तरह बिछाए गए थे। गुलाब के साथ मिडल के फूल भी बिछाए गए थे, जो कि सम्मान और विजय के प्रतीक होते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि जनता उसे बहुत बड़ा विजेता मान रही थी। Line number 3. The house roofs seemed to heave and sway. इसका मतलब है घरों की छतें भीड़ से हिल गई थी, भीड़ से हिल रही थी। यहां कवि भीड़ की इतनी भारी संख्या को दिखा रहे हैं कि घरों की छतें मानो भीड़ के बोझ से हिल रही हो। लाइन नंबर 4. The church spires flamed such flags they had. चर्च की मीनारें झंडों से सजी हुई थी। चर्च की मीनारों पर झंडे लहराए जा रहे थे, जो इस जश्न के उत्साह को और भी बढ़ा रहे थे। लाइन नंबर 5। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। एक साल पहले इसी दिन ये सब हो रहा था। ये वक्ता हमें बताते हैं कि ये सब एक साल पहले हुआ था, जब लोग उसे नायक मान रहे थे। आइए अब इसकी समरी या सारांश समझते हैं। स्टैंजा 1 एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, पहले पद में वक्ता अपने अतीत को याद कर रहा है, जब वो जनता का नायक था। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे और उसके रास्ते में फूल बिछा रहे थे। यह दर्शाता है कि उस समय उसका स्थान समाज में कितना ऊंचा था। आइए अब स्टैंजा 2 लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंजा 2, लाइन 1। The air broke into a mist with bells. इसका मतलब है हवा घंटियों की आवाज से धुंधली हो गई थी। चारों ओर घंटियों की आवाज से वातावरण भर गया था और यह दृश्य किसी सपने जैसा महसूस हो रहा था। लाइन नंबर 2। The old walls rocked with crowd and cries. भीड़ और शोर से पुरानी दीवारें भी हिल रही थी। यहां कवि दर्शा रहा है कि भीड़ और उनके उत्साही नारे दीवारों को हिला रहे थे, जिससे माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो गया था। लाइन नंबर 3। Had I said good folk mere noise repels. इसका मतलब है कि अगर मैंने कहा होता अच्छे लोगों, ये शोर मुझे पसंद नहीं। अगर उस समय वक्ता जनता से कहता कि यह शोर उसे पसंद नहीं। लाइन नंबर 4। But give me your sun from yonder skies. लेकिन मुझे आकाश से तुम्हारा सूर्य दे दो। अगर वो सूर्य की मांग करता
तो भी जनता उसे आकाश से सूर्य तक लाकर देने की कोशिश करती। लाइन नंबर 5, दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवुड व्हाट एल्स? वे जवाब देते, और इसके बाद आपको और क्या चाहिए बताइए। जनता उसकी हर मांग को पूरी करने के लिए तैयार थी, और उसके बाद भी और क्या कर सकते थे ये पूछती। तो आइए अब स्टैंजा 2 का एक्सप्लेनेशन या तो फिर कह सकते हैं सारांश समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्टैंजा में वक्ता याद कर रहे हैं कि जनता उसकी कितनी भक्ति करती थी। वो कहता है कि अगर उसने उनसे कुछ असंभव भी मांगा होता, जैसे कि सूर्य, तो भी वे उसे लाकर देते थे। ये दिखाता है कि जनता की उसकी ओर कितनी अंधभक्ति थी। आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 3 की ओर। स्टैंजा 3, लाइन 1, Alack, it was I who leaped at the sun. हाय, मैं ही था जिसने सूर्य की ओर छलांग लगाई। वक्ता स्वीकार करते हैं कि उसने कुछ असंभव को पाने की कोशिश की थी, जैसे कि सूर्य की ओर छलांग लगाना। लाइन नंबर 2, टू गिव इट टू माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, ताकि मैं अपने प्रिय दोस्तों को यह दे सकूं। वो ये सब जनता को खुश करने के लिए कर रहा था। लाइन नंबर 3, नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, मनुष्य के लिए जो भी संभव था वो मैंने किया। उसने जनता के लिए सब कुछ किया दोस्तों, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। लाइन नंबर 4, एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, और अब आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। अब वो बताता है कि उसकी मेहनत का फल क्या निकला, जो केवल पछतावा है। लाइन नंबर 5, दिस वेरी डे नाउ ईयर इज रन, आज के दिन 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद वो अपने कार्यों का परिणाम देख रहा है। तो आइए अभी स्टैंजा 3 का सारांश समझते हैं। तीसरे स्टैंजा में वक्ता अपने कार्यों पर पछतावा कर रहा है। उसने अपने दोस्तों यानी कि जनता के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे बदले में सिर्फ नकारात्मक परिणाम मिला। ये एक प्रकार का अफसोस है। तो आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 4 की ओर। लाइन नंबर 1, देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब छतों पर कोई नहीं है। अब वक्ता देखता है कि जो भीड़ पहले उसके लिए उमड़ी थी अब गायब है। लाइन नंबर 2, जस्ट अ pale side view at the window set, बस कुछ बुजुर्ग खिड़कियों से देख रहे हैं, केवल कुछ बूढ़े लोग ही खिड़कियों से उसे देख रहे हैं। लाइन नंबर 3 and 4, for the best of the sight is I trow, gone out with the crowd to see me die, क्योंकि सबसे अच्छा दृश्य तो मुझे लगता है कि मेरा मर जाना, भीड़ अब मुझे मरते हुए देखने के लिए आई है, क्योंकि अब असली तमाशा कहीं और हो रहा है। वो बताता है कि भीड़ अब उसे फांसी पर लटकते हुए देखने के लिए जुटी है। एंड द लास्ट लाइन, लाइन नंबर 5 ऑफ दिस स्टैंजा, एज द हैंगमैन गोज टू हिज ऑफिस बिलो, जैसे जल्लाद अपने काम के लिए नीचे जाता है। जल्लाद अब उसे फांसी देने के लिए तैयार हो गया है। आइए अब इसका सारांश यानी समरी समझते हैं। स्टैंजा 4 समरी। चौथे स्टैंजा में वक्ता यह देखता है कि उसकी जनता ने उसे अकेला छोड़ दिया है, और अब वही भीड़ उसे फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहती है। वो समझ जाता है कि उसकी लोकप्रियता खत्म हो गई है और अब जनता उसे मरते हुए देखना चाहती है। आइए समझते हैं आखिरी स्टैंजा। स्टैंजा नंबर 5, लाइन नंबर 1, Thus I entered and thus I go, जैसे मैंने प्रवेश किया था वैसे ही मैं अब जा रहा हूं। वो बताता है कि जैसे ही वो एक बार सम्मान के साथ आया था, अब वो असम्मान के साथ जा रहा है। लाइन नंबर 2, इन ट्रायम्फ्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, इसका मतलब है जीत में भी लोग मर गए हैं। वो इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जीत और उत्सव के बीच में भी लोग अपने जीवन की कीमत चुका चुके हैं। लाइन नंबर 3,
पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डस्ट thou owe? दुनिया द्वारा चुकाई गई कीमत, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वक्ता अब ये सवाल करता है कि दुनिया ने उसे जो दिया उसके बदले में वो अब क्या दे सकता है? लाइन नंबर 3, मी क्वेश्चन मार्क, गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड। इसका मतलब है शायद भगवान मुझसे ये पूछेंगे, लेकिन अब इसके बजाय अब वो सोचता है कि भगवान ही उसे न्याय मांगेंगे, लेकिन वो अब इंसानों से ऊपर उठ चुका है। लास्ट लाइन, लाइन नंबर 5, टिस गॉड शैल रीपे, आई एम सेफर सो। अब भगवान ही मुझे न्याय देंगे, मैं उनके साथ सुरक्षित हूँ। अब वो खुद को भगवान के न्याय के अधीन मानता है, क्योंकि ये उसे इंसानों के बदलते फैसलों से ज़्यादा सुरक्षित लगता है। तो आइए इसकी समरी समझते हैं। स्टैंजा 5 सारांश या तो समरी। 5वें स्टैंजा में वक्ता अपने अंत के करीब आकर स्वीकार करता है कि उसने जीवन में जितना हो सका किया, लेकिन अब वो इंसानों के निर्णय की परवाह नहीं करता। अब वो भगवान से न्याय की उम्मीद करता है, क्योंकि उनके निर्णय इंसानों की तरह अस्थायी नहीं होंगे। ये उसे एक प्रकार शांति और संतोष देता है कि वो अब दुनिया की दृष्टि में नहीं बल्कि भगवान के न्याय में सुरक्षित है। तो दोस्तों आइए समझते हैं पोएम की समरी यानी कि कविता का सारांश। दोस्तों कविता द पैट्रियट हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाती है जिसने कभी जनता की नज़रों में हीरो का स्थान पाया था। पहले स्टैंजाज में हम देखते हैं कि कैसे लोग उसकी जीत पर उसे सम्मानित करते हैं और उसका स्वागत फूलों और झंडों के साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही जनता जो उसे सराह रही थी अब उसे नकार रही है। वो इस बात पर सोचता है कि अगर उसने लोगों से असंभव चीजें भी मांगी होती तो भी वे उसे पूरी करते, परंतु जैसे ही वो अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है और असंभव की ओर छलांग लगाता है, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अंत में वो खुद को एक अकेले और त्यागे हुए व्यक्ति के रूप में पाता है। अब वो भीड़ के सामने फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है और सोचता है कि इंसान से ज़्यादा सही न्याय उसे भगवान देंगे। ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे समाज का समर्थन अस्थायी हो सकता है और किस तरह समय के साथ ये समर्थन नफरत में बदल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पावरफुल मैसेज है हमारे लिए, एक संदेश है। ये जो कविता है द पेट्रियट हमें ये सिखाती है कि दुनिया का सम्मान और प्रशंसा कितनी अस्थायी हो सकती है। जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वही कल आपको नकार भी सकते हैं। जीवन में कभी भी अपने कामों के परिणाम की गारंटी नहीं होती, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने कार्यों का आकलन स्वयं करें और केवल बाहरी प्रशंसा पर निर्भर ना रहें। अंत में सही न्याय हमारे कार्यों के आधार पर होना चाहिए, ना कि लोगों की बदलती राय के अनुसार। तो दोस्तों अगर आपको ये कविता और इसकी व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी ऐसी सरल और समझने योग्य कविताओं की व्याख्या मिलेगी। पढ़ाई को आसान बनाएं और साहित्य की गहराई को मेरे साथ समझें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।